So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the MCQs of audit। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर बुक जो है डिज़ाइंड है। तो रवि अग्रवाल सर ने MCQ की कंपाइलर इशू करी थी जिसमें सारे MCQs मर्ज थे जो अभी तक के लेटेस्ट है। ठीक है, तो देखो इसमें इन्होंने सबसे पहले स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन डाले MCQ के। ठीक है, चलो ये स्टडी मटेरियल का चल रहे हैं। ठीक है, फिर स्टडी मटेरियल के बाद इन्होंने MTP के MCQs लेकर आ गए। फिर MTP के बाद ये RTP के MCQs लेकर आ जाएंगे। 1 सेकेंड देख लेते एक बार। राइट, ये RTP के MCQs लेकर आ गए और केस सिनेरियो की बुकलेट भी जो है वो लेकर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन इसमें कंपाइल्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे MCQ से। पहला MCQ ऐसे 220 के रिस्पेक्ट में है, तो क्यों ना हम 220 के रिस्पेक्ट में नोट्स ओपन कर लें। राइट, क्या बोल रहे देखो, PMP लिमिटेड इज़ एन एसोसिएट ऑफ PMP इनकॉर्पोरेशन। या तो 1 सेकेंड हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो MCQ थे जो हमने अभी तक एसेट्स कवर किए हैं वो एसेट्स के MCQ हम करें। जैसे कि ये ऐसे 220 हो गया, ऐसे 520 वो अपन कर चुके हैं, एक बार वो देखते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए कि सारे के सारे MCQ जो है हम कवर करेंगे। देखो, ZOV इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो इंगेज है इन अ बिजनेस ऑफ माइनिंग। ठीक है, माइनिंग बिजनेस में है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और कंपनी ऑपरेशन फेयरली लार्ज है और टर्नओवर जो है अराउंड 4000 करोड़ है। ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस एंड द साइज ऑफ द कंपनी ने अपॉइंट किया फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस है। ये तो नॉर्मल चल रहा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 द ऑडिट टीम हैज़ वेरियस ऑब्जर्वेशन। तो ऑडिट करने के दौरान कुछ वेरियस ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है, विच रिजल्टेड इन मैनी एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होंगे ऑफ द कंपनी, जिसको कंपनी के CFO ने भी अप्रिशिएट किया कि अच्छा हुआ आपने हमको बता दिया, हम एडजस्ट कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ फाइनल रिव्यू ऑफ द ऑडिट टीम, ऑडिट पार्टनर ने रिक्वेस्ट करा वर्किंग पेपर ऑन फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर फ्रॉम द इंगेजमेंट टीम। तो जो ऑडिट पार्टनर है उसने इंगेजमेंट टीम के मेंबर से वर्किंग पेपर मांगे फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर के। राइट, हाउएवर इंगेजमेंट टीम ने एक्सप्लेन करा कि दे परफॉर्म सब्सटेंटिव टेस्टिंग प्रोसीजर विच ऑल्सो रिजल्टेड इन सम एडजस्टमेंट। तो उन्होंने बोला कि हमने कुछ सब्सटेंटिव टेस्टिंग प्रोसीजर किए थे जिससे रिजल्ट हुआ सब एडजस्टमेंट एंड सेम वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वो ऑडिट पार्टनर को दे दिए फॉर द रिव्यू। एंड अकॉर्डिंगली हमको एनालिटिकल प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमको एनालिटिकल प्रोसीजर की करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नो नीड टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी? क्योंकि हमने कुछ सब्सटेंटिव टेस्टिंग प्रोसीजर करे थे विच रिजल्ट इन सम एडजस्टमेंट। राइट, और वो जो है हमने इनकॉर्पोरेट कर दिए फाइनल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सेम वॉज इनकॉर्पोरेटेड। अब ऑडिट पार्टनर कन्विंस नहीं हुआ विद दिस एंड रिक्वेस्टेड द इंगेजमेंट टीम कि आप सब्सटेंटिव जो है एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करो। कंसिडरिंग दैट द टाइमलाइन टू कंक्लूड द ऑडिट वॉज अप्रोचिंग। अब टाइमलाइन तो आ रही थी। ऑडिट पार्टनर ने रिक्वेस्ट करा CFO को दैट द ऑडिट टीम वुड नीड सम मोर टाइम टू परफॉर्म फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर। CFO तो और इम्प्रेस हो गया विद द इंगेजमेंट टीम एंड एग्रीड फॉर द टाइम, बट ही ऑल्सो टोल्ड द ऑडिट पार्टनर दैट वर्क ऑफ द टीम वॉज एक्सीलेंट। उसने बोला कि वर्क जो है टीम का एक्सीलेंट है। तो ऑडिट पार्टनर को जो है अवॉइड करना हो तो तुम एडिशनल प्रोसीजर अवॉइड कर सकते हो। क्यों ज़बरदस्ती का फाइनल सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करो, अवॉइड करो। अब मुझे बताओ कि क्या ऑडिट टीम का एक्सप्लेनेशन करेक्ट है कि एक बार सब्सटेंटिव टेस्टिंग करने के बाद, ठीक है, विच रिजल्ट इन ऑडिट एडजस्टमेंट, कोई इंगेजमेंट देयर इज नो नीड टू परफॉर्म। इंगेजमेंट टीम होना था ऑडिट टीम की जगह, इंगेजमेंट टीम होना था, ऑडिट पार्टनर थे। ठीक है, देयर इज नो नीड टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। इंगेजमेंट टीम का ये कंटेंशन था। फिर सजेशन ऑफ CFO शुड हैव बीन कंसिडर्ड बाय ऑडिट पार्टनर एज द CFO वॉज ऑब्जर्विंग द वर्क ऑफ इंगेजमेंट टीम। CFO के सजेशन लो, क्योंकि CFO तो ऑब्जर्व कर रहा था इंगेजमेंट टीम का काम। ही कुड असेस बेटर, बोल रहे हैं कि वो ज़्यादा असेस कर लेगा बेटर तरीके से। तो ऑडिट टीम सही है, इंगेजमेंट टीम सही है कि CFO का सजेशन ले लो कि रिक्वायरमेंट इन द व्यू ऑफ ऑडिट पार्टनर वॉज वैलिड। द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर आर इंटेंडेड टू बी कोरेबोरेटिव कंक्लूजन। ऑडिट पार्टनर का जो व्यू है वो वैलिड है क्योंकि कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं जो फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर से, इससे कोरेबोरेटिव कंक्लूजन मिलेंगे। ठीक है,
फॉर्म ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनालिटिकल प्रोसीजर तो करो, क्योंकि कंक्लूजन्स जो हमको एनालिटिकल प्रोसीजर से मिलेंगे वो हमको, देखो ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, ये कोलैबोरेटिव कंक्लूजन्स है, ठीक है। ये एडिशनल कुछ कंक्लूजन्स हमको देंगे ड्रॉन फ्रॉम द, ठीक है, इंटेंट टू कोलैबोरेट कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम इंडिविजुअल कंपोनेंट। देखो, कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर आर इंटेंडेड टू कोलैबोरेटिव कंक्लूजन फॉर्म्ड, ठीक है, आर इंटेंडेड टू कोलैबोरेटिव कंक्लूजन मतलब एडिशनल कंक्लूजन फॉर्म ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। फिर ये है कि जो ऑडिट टीम मतलब एंगेजमेंट टीम ने राइट करा कि नॉट परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। तो देखो ऐसे केस में देखो सिंपल सी बात है, वो ये बोल रहे हैं कि ऑडिट टीम ने राइट करा कि उसने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करे, हाउएवर वो ऐसा कर सकता है एडिशनल प्रोसीजर दैट in that case should have been obtained the document containing the analysis performed by the client on the financial statement। वो ऐसा कर ले कि वो एक एडिशनल प्रोसीजर कर ले कि वो डॉक्यूमेंट अगर क्लाइंट ने एनालिसिस करा है फिनेंशियल स्टेटमेंट पे, उस एनालिसिस को वो डॉक्यूमेंट कर ले। तो ये तो होगा नहीं यार कि अपने क्लाइंट ने करा होगा तो उसका डॉक्यूमेंटेशन हम कर ले, ठीक है। आप ही करो, जो सी बोल रहा है ये सी कि आप करो, क्योंकि वो एक कोलैबोरेटिव कंक्लूजन देगा, राइट। और ये साफ साफ लाइंस एनालिटिकल प्रोसीजर में देकर रखी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है सैम्पलिंग के ऊपर, ठीक है। ये सैम्पलिंग के पर्टिकुलर नोट्स भी हमने ओपन कर लिए, ठीक है। चलो, बीडीजे प्राइवेट लिमिटेड जो स्टैब्लिश हुई थी 2001 में, एंड सिंस देन कंपनीज ऑपरेशन हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली। कंपनी जो है वो कानपुर की है, उसका ब्रांच ऑफिस भी उसका ब्रांच ऑफिस आउटसाइड कानपुर है, ठीक है। कंपनी इज़ इंगेज इन टूर एंड ट्रैवल बिजनेस बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस। टर्नओवर जो है 700 करोड़ है, वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन है। अब ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, द ऑडिटर ऑब्जर्व वाइड वेरिएशन, एक वेरिएशन ऑब्जर्व करे, ठीक है। ऑडिटर ऑब्जर्व वाइड वेरिएशन इन वेरियस डिटेल्स ऑफ सेल्स एंड वेरियस एक्सपेंसेस एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में देखा जाए तो एक वेरिएशन है सेल्स एंड वेरियस एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो सेल्स और वेरियस एक्सपेंसेस में बहुत सारा वेरिएशन है, राइट। चलो, वेरियस बैलेंसेस ऑफ ट्रेड डिसेबल लोन्स स्टैट्यूटरी लायबिलिटी शो सिग्निफिकेंट इंक्रीज। देखो ये एक्सपेंस और वेरियस एक्सपेंस तो हो गया, वेरियस बैलेंसेस भी हो गए, ठीक है। जहाँ पे भी जो है वेरिएशन का सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिख रहा है इनको। एंड मैनी बैलेंसेस वर फाउंड टू बी नॉन मूविंग, और कुछ बैलेंसेस है जो नॉन मूविंग थे, ठीक है, और 3 साल से ज़्यादा हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी एंड प्लांट प्रोसीजर, ऑडिट टीम ने रिक्वेस्ट करा क्लाइंट को फॉर टेस्टिंग ऑफ सैंपल फॉर सेल्स एक्सपेंसेस, कि हमको जो है रिक्वेस्टेड क्लाइंट को कि हमको वेरियस सैंपल्स जो है देखने। क्लाइंट ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ सैंपल दैट द टीम हैज़ रिक्वेस्टेड इंक्रीज्ड। क्लाइंट ने ये ऑब्जर्व करा कि जो सैंपल टीम मांग रही है ये तो इंक्रीज्ड एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, एंड आस्क देम टू कट डाउन द नंबर ऑफ सैंपल। ऑडिट टीम डिड नॉट एग्री विद दिस, ठीक है। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर विच द टीम हैज़ कंसिडर्ड फॉर सैंपल सिलेक्शन, ठीक है। तो उन्होंने समझाया कि ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं तब जाके जो है हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं। फिर रीज़न भी समझाया कि हम सैंपल जो है चेंज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे 530 की रिक्वायरमेंट भी उनको समझाई, बट क्लाइंट अभी भी नहीं मांग रहा है। और ये अब सिचुएशन आ गई डेडलॉक की, ठीक है। अब इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए बताओ क्या करना है। सबसे पहले पॉइंट ये बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ क्लाइंट वैलिड नहीं है, तो ये तो सही है, कोई वैलिड नहीं है उसका, ठीक है। और देखो उसका आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है और तुम्हारा एक्सप्लेनेशन वैलिड नहीं है, तो देखो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन तो वैलिड है तो तुम इधर से गए, ठीक है। बी वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। सी वाले पॉइंट में बोल रहे हैं इन द गिवन सिचुएशन ऑडिट टीम को इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू एनी आर्ग्यूमेंट, ऑडिट टीम को आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए और कट डाउन कर देना चाहिए, तो ये तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। चलो, ऑडिट टीम शुड मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट इन राइटिंग फॉर दिस डिटेल्स फ्रॉम द क्लाइंट, एंड इफ़ द क्लाइंट स्टिल रिफ्यूजेस, ऑडिट टीम को जो है एक रिक्वेस्ट करना चाहिए राइटिंग में फॉर दिस डिटेल्स फ्रॉम द क्लाइंट, और अगर क्लाइंट रिफ्यूज़ कर रहा है देन दे शुड रिपोर्ट दिस मैटर टू द ऑडिट पार्टनर, ठीक है। पार्टनर को बता देंगे। इन दैट केस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर ऑडिट पार्टनर टू चेक सम ऑफ द डॉक्यूमेंट विच में नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट टू द ऑडिट टीम, और आप ऑडिट पार्टनर को बताओ। और ऐसे केस में जो है ऑडिट पार्टनर चेक करता है कुछ डॉक्यूमेंट जो ऑडिट टीम ने क्लाइंट को नहीं दिए, तो क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करेगा और क्लाइंट ने मना किया तो वो जो टीम है वो पार्टनर को बोलेगी और फिर पार्टनर चेक करेगा
ऐसी कुछ चीज़ अपन ने नहीं पढ़ी। देखो हमको ये नहीं पता क्या क्या आंसर सही है, पर हमको ये पता है कि क्या क्या आंसर गलत है, ठीक है। अब ए वाला पॉइंट पढ़ते हैं कि आर्गुमेंट कोई वैलिड नहीं है, सैम्पल सिलेक्शन जो है कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, एंड दैट इज़ ऑन दी असेसमेंट ऑफ ऑडिट टीम। ये सैम्पल सिलेक्शन असेसमेंट पे बेसिस रहता है, इट मे चेंज ईयर ऑन ईयर, ठीक है। हैंस द क्लाइंट शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिट टीम। ये ही सही है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एसकेजे प्राइवेट लिमिटेड है, वो इंगेज है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, और कंपनी हैज़ ऑल्सो गॉट सम रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन में तो है और कुछ प्रोजेक्ट मिले हैं फ्यू ईयर बैक ऑन विच इट स्टार्टेड द वर्क इन द लास्ट 2 ईयर, ठीक है। आखिरी 2 साल से उसने वर्क स्टार्ट किया है। एनुअल टर्नओवर जो है वो 600 करोड़ है, प्रॉफिट 40 करोड़ है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी गॉट रोटेटेड बाय अनदर ऑडिट फर्म, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो गॉट रोटेटेड बाय द अनदर ऑडिट फर्म ड्यू टू मैंडेटरी ऑडिट रोटेशन। अब जो नया स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसने ऑडिट स्टार्ट किया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, वो मई में उसने ऑडिट स्टार्ट किया। ऑडिट टीम ने रिक्वेस्ट करा क्लाइंट को कि कुछ इन्फॉर्मेशन दो ओपनिंग बैलेंस के रिस्पेक्ट में, ताकि वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सके। इनिशियली मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं करी इन्फॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस की, थिंकिंग डैट ये तुम्हारे स्कोप में नहीं है। हाउएवर आफ्टर गोइंग थ्रू द ऑडिट स्टैंडर्ड मैनेजमेंट मान गया, तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेजमेंट मान गया। तो लेटर ऑन ऑडिट टीम ने इन्फॉर्मेशन जो है रिक्वेस्ट करी। देखो यहाँ तक तो पूरी की पूरी स्टोरी चल रही है, कुछ काम का ही नहीं था, ठीक है। ऑडिट टीम ने स्टार्ट करा रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीरियड 31 अप्रैल। देखो फ्रॉम द पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मई, 1 मिनट, 1 अप्रैल 2019 से 31 मई, राइट। ये ऑडिट किसका कर रहा है? मार्च 19 का, मतलब 18-19 का कर रहा है। उसने इन्फॉर्मेशन किसकी मांगी? 1 अप्रैल 19 की। 1 सेकेंड, स्टार्टेड द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 इन मई 19। तो उसने ईयर के बाद की 1 अप्रैल 19 से 31 मई 19 की इन्फॉर्मेशन मांगी। विद दिस रिक्वायरमेंट सीएफओ ऑफ अ कंपनी गॉट वेरी अपसेट एंड एंग्री एंड सेट अप अ मीटिंग विद अ सीनियर मेंबर, ठीक है। सीएफओ ने कंसर्न रेज करा कि ऑडिट टीम अपना काम जो है प्रॉपर्ली नहीं कर रही है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मांग रही है ऑन दी ओपनिंग बैलेंसेस। एंड देन द इन्फॉर्मेशन, देख पहले तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मांगी लाइक इन्फॉर्मेशन ऑन ओपनिंग बैलेंसेस, एंड देन इन्फॉर्मेशन जो है राइट आफ्टर द ईयर जो है ईयर उसकी मांग रहे हैं। ऑडिट पार्टनर एक्सप्लेन टू द सीएफओ, ऑडिट पार्टनर ने बताया कि जो एवरीथिंग रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिट टीम हैज़ बीन एज पर द ऑडिट स्टैंडर्ड। हाउएवर सीएफओ सेड दैट इन अर्लियर ईयर प्रीवियस ऑडिटर ने तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी नहीं थी, अब तुम क्यों मांग रहे हो ओपनिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन, आखिरी की इन्फॉर्मेशन तुम हमसे क्यों मांग रहे हो? देखो अब ये बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है ओपनिंग बैलेंसेस का तो वैलिड है, पर जो तुम आफ्टर 31 मार्च 2019 मांग रहे हो वो रॉन्ग है, ये सब बोल रहे हैं। अब देखो पहला सही दूसरा गलत, ठीक है। तो ये कुछ हद तक मेरे को सही लग रहा है, अब देखते हैं, ठीक है, आगे अपन देखते हैं। सीएफओ का कंटेंशन वैलिड है, तो देखो ही हैज़ सीन द प्रीवियस ऑडिटर नॉट परफॉर्मिंग सच ऑडिट प्रोसीजर। प्रीवियस ऑडिटर ने तो कुछ ऐसा करा नहीं था, हैंस द न्यू ऑडिट टीम शुड ऑल्सो फॉलो द सेम। साफ साफ गलत। ऑडिट टीम शुड सेट अप अ मीटिंग विद प्रीवियस ऑडिटर wherein it should assess why different approach was followed by the previous auditor। अब उसने सिर्फ क्लाइंट ने ऐसा बोला ना कि प्रीवियस ऑडिटर ने तो ऐसा कुछ करा नहीं, तो ऑडिट टीम को उससे पूछना पड़ेगा कि तूने भैया ऐसा क्यों नहीं करा। ये बेवकूफ़ी वाला पॉइंट है। चलो आखिरी पॉइंट देखते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर फॉर ओपनिंग बैलेंसेस एज वेल एज द फॉर द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 19 इज़ वैलिड, ओके, आफ्टर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 510 एंड 560। देखो मैं 510 सोचते हुए देख रहा था, तो मुझे ये लगा कि 31 मार्च के बाद की इन्फॉर्मेशन हम क्यों लेंगे, पर देखो इन्होंने नीचे कंटेंशन दिया कि 510 एंड 560 देखे तो फिर तो ले सकते हैं ना। और सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होते हैं? इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड फैक्ट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो ले सकते हैं, राइट। चलो ऐसे 230 करते हैं। तो इसमें तो आपको बाकायदा नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप देखो तो क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है, पर उसका सॉल्यूशन जो है अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन बहुत ही ईजी रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा एमटीपी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि पर्टिकुलर जो हेडिंग है, इसके पहले जो मैंने गलती करी थी, क्या गलती करी थी कि मैंने हेडिंग पे ध्यान दे दिया, ठीक है। हेडिंग पे ध्यान दो, बट दैट डजंट मीन कि दूसरे ऐसे नहीं आ सकते इसमें, ठीक है। ये हेडिंग जो है फैकल्टी ने एक कैटेगराइजेशन करा है, राइट, तो ध्यान रखना उसका। जिसे ऊपर 560 बोल के रखा है, 510 और 560, हेडिंग में 510 दिया है, तो ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए कि देखो इस
के आसपास है, ठीक है, 510 भी इसमें है, तो ऐसे केस में जो है हो सकता है कि दूसरे भी पॉइंट्स इधर कवर हो जाए, राइट। तो सिर्फ यही सोचते हुए बात मत करना, आप तो सिर्फ MCQ समझो, MCQ पे ध्यान दो, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट सिर्फ जो है रेफरेंस के लिए रहेगा। तो चलो 230 का नोट्स ओपन कर लेते हैं। चलो ऐसे 230 BVM एंड एसोसिएट जो एक ऑडिट फर्म है डेट एम्प्लॉयज लार्ज नंबर ऑफ ऑडिट असिस्टेंट। एक ऑडिट फर्म है जो लार्ज नंबर ऑफ ऑडिट असिस्टेंट को जो है एम्प्लॉय करती है। तो BVM एंड एसोसिएट इज़ एन ऑडिट फर्म जिसने एम्प्लॉय करे है लार्ज नंबर ऑफ ऑडिट असिस्टेंट। अब CA महेश जो पार्टनर है पेज एक्सट्रीम अटेंशन टू ब्रीफिंग द ऑडिट असिस्टेंट। जो पार्टनर है बहुत ही ध्यान दे रहा है और ऑडिट असिस्टेंट को जो है बहुत ब्रीफ कर रहा है, एवरी डे, हर दिन ब्रीफ करता है। ऑल ऑडिट असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट देयर नोट्स इन द डेली ब्रीफिंग। तो उनको डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं कि डेली ब्रीफिंग में जो भी इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है, एंड अकॉर्डिंगली इसको ऑडिट कंडक्ट करना पड़ता है। इन द सेंस कि हर एक ऑडिट, हर दिन ऑडिट के दौरान जो है बातचीत होती है, हम नोटिंग करते हैं, देन ऑडिट होता है। CA Mahesh has made it very clear that the assistant who does not document and the notes taken, the steps taken accordingly will be reprimanded, as it will mean that the assistant are not creating their audit program on the job. सिंपल सी बात है, CA Mahesh ये बोल रहा है, वो बहुत ही क्लियर है। जिस भी असिस्टेंट ने डॉक्यूमेंट नहीं करे नोट्स को, स्टेप्स को फॉलो नहीं करे, उसको भैया डांट फटकार तो पड़ी जाएगी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि असिस्टेंट जो है वो आर नॉट क्रिएटिंग देयर ऑडिट प्रोग्राम्स। वो अपना ऑडिट प्रोग्राम ही क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। भाई आज के दिन का क्या प्रोग्राम है बताना चाहिए ना, ब्रीफिंग के थ्रू यही तो बताया जाता है, तो तुमने वो क्रिएट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस जो महेश कर रहा है, ये क्या एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? तो देखो है तो एक्सेप्टेबल। तो जब अब अनएक्सेप्टेबल की बात आती है तो ये हटेगा। ये अप्रोप्रिएट है इन लाइन विद ऐसे 230 एज द कंडक्ट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी प्रिपेयर्ड। जो ऑडिट प्रोग्राम है वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए, कि डॉक्यूमेंटेशन है उसको देखते हुए प्रोग्राम। तो ये सही लग रहा है, पर फिर क्या बोल के रख दिया कि एक्सेप्टेबल बट इनकम्प्लीट एज CA महेश हैज़ नॉट गिवन एनी ऑडिट प्रोग्राम टू द ऑडिट असिस्टेंट टू फॉलो। मतलब क्या समझे हम, कि ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए ऑडिट प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर CA महेश को देना चाहिए, साथ ही साथ जो है वो ब्रीफिंग करता है, फिर वो नोट्स बना के उस ब्रीफिंग में से इंपॉर्टेंट नोट्स बना के उस प्रोग्राम में हम ऐड करते हैं, ताकि जो है बेटर तरीके से हम कंडक्ट कर सकें। ये पर्टिकुलर पॉइंट है। तो इस तरीके से जो है फिर आंसर C बोल दिया। अब रही बात प्रोग्राम की, तो कोई CA महेश की ये जिम्मेदारी नहीं है कि ऑडिट प्रोग्राम जो है अप्रूव होना चाहिए सारे पार्टनर द्वारा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ऐसे 250, राइट। अब हम ऐसे जो है 250 स्टार्ट करते हैं। ऐसे 250 के रिस्पेक्ट में जो है हम MCQ देखते हैं। KJ लिमिटेड इज़ इन बिजनेस ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज, की जो KJ लिमिटेड है वो कंसल्टेंसी सर्विसेज में इन्वॉल्व है, ठीक है। द बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज़ बिन ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। तो जो बिज़नेस है सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है, एंड कंसिडरिंग द नेचर ऑफ बिजनेस लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है। कंप्लायंसेस भी इंक्रीज़ हो गए हैं, मैनेजमेंट को बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है उस पर पेस मेंटेन करना चेंज इन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में। तो ऐसे केस में जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैव कंसीडर्ड कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन एज सिग्निफिकेंट रिस्क। उसने कंसीडर किया है कि जो लॉ और रेगुलेशन का कंप्लायंस है वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। ऑडिटर had a audit planning meeting with the management, and management has understood that it will be the responsibility including TCWG to ensure that company's operation were fully compliant with the provisions of law। ठीक है, मैनेजमेंट को समझ में आया कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, कि ये कंप्लायंस करना, इट विल बी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस मे ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रिपोर्टेड अमाउंट, क्योंकि अगर आपने कंप्लायंस नहीं करा तो एक रिपोर्टेड अमाउंट और डिस्क्लोजर पे भी इम्पैक्ट रहेगा। तो मैनेजमेंट प्लान कर रहा है ये इंश्योर करना कि पूरा कंप्लायंस हो, सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो है इम्प्लीमेंट हो, वेयर एवर रिक्वायर्ड टू असिस्ट इन द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। हाँ, और वे जहाँ पे ज़रूरत है तो वो असिस्ट करेंगे इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस में। प्लीज़ सजेस्ट अमंग द फॉलोइंग which one will not be a policy procedure to be implemented to assist in the prevention and detection। कि कौन सी पॉलिसी है जो इम्प्लीमेंट, विच वन विल नॉट बी अ पॉलिसी प्रोसीजर, ये पॉलिसी प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर वो इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए टू असिस्ट इन, जो हेल्प करेगा, ठीक है। तो मतलब कि जो पॉलिसी प्रोसीजर तुम बना रहे हो, तुम असिस्ट कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें मत करना। तो कौन सा नेगेटिव पॉइंट है? देखो,
रजिस्टर मेंटेन करो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने जो है रजिस्टर मेंटेन करके रखे हैं, ठीक है, कंपनी रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कि देखो ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है, मतलब ये कंट्रोल्स उन्होंने फॉलो करे, ठीक है। फिर आता है मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट मॉनिटर करना एंड इंश्योर कि जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो इस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं। ओके, तो ले देख के जो है अपन ने जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी थी ऐसे 250 में, वही आ रहा है इधर कि एक रजिस्टर मेंटेन करना, लीगल इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट को जो है डेवलप करना, ठीक है, इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो, कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करना, एक अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल होना, ठीक है, कभी फेलियर हो तो पीनल प्रोविज़न लगाना। पर ये जो है रजिस्टर मेंटेन करना, ये 250 में कहीं नहीं लिखा हुआ है। देखो सिंपल सी बात है, कट टू कट चले तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी बता के रखी थी कि लीगल रिक्वायरमेंट को जो है मॉनिटर करना, वो बाहर से हो गया, और आप ये देखना कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर उस लीगल रिक्वायरमेंट को मेट कर रहे हैं। फिर आपका एक पॉइंट था कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ को के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है वो उनको फॉलो करना है, ये सब चीज़ें थी। ये रजिस्टर वाला कोई ऐसा पॉइंट नहीं था, ठीक है, तो इसको ये नोट कर लो। तो देखो ये पर्टिकुलर जो बुक है वो बुक काफ़ी अच्छी है, जिसमें MTP RTP सजेस्टेड, इनके सारे सजेस्टेड, हाँ मतलब कि सजेस्टेड के तो आने से रहे, MTP RTP बुकलेट सारे के सारे इन्होंने जो है एक जगह कंपाइल करके रखे हुए हैं, राइट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं कि यू आर एन ऑडिट सीनियर, आप ऑडिट सीनियर हो। तो देखो, यू आर एन ऑडिट सीनियर ऑफ पेंट्स अकाउंटेंट्स एंड करंटली कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ स्टालवर्ट कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब ये जो बिलो है ना, ये एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सप्लाई स्टेटमेंट एज एन 31 मार्च 18 हेल्ड बाय द कंपनी एंड करस्पॉन्डिंग पेबल लेजर बैलेंस एट द सेम डेट। देखो ये एक्सट्रैक्ट है कुछ सप्लाई स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ सप्लाई स्टेटमेंट, मतलब सप्लायर ने कुछ भेजा है, ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग पेबल्स लेजर बैलेंस एट द सेम टाइम विथ सम कमेंट्री ऑन द नोटेड डिफरेंस। देखो कुछ कमेंट्री भी थी, ठीक है, जैसे कि भाई ये बैलेंस है, डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ठीक है, तो ये आपने एक लिस्ट बना के रखी, ये डिफरेंस है, इस पर कुछ कमेंट्री है। अब AB कंपनी की बात करते हैं, ये जो डिफरेंस है ना बैलेंस में, ड्यू टू एन इन्वॉइस विच इज़ अंडर डिस्प्यूट, एक इन्वॉइस है, सप्लायर ने तो सप्लाई कर दिया पर मेरे हिसाब से मेरे को ये प्रोडक्ट तरीके से मिले नहीं है, तो ऐसे केस में मेरे लिए 70,000 है, ठीक है, और मैंने जो है रिटर्न कर दिए थे 29 मार्च को ये गुड्स, पर सप्लायर को मिले नहीं है, तो उसके लिए अभी तक वो सप्लाई ही है, पर मैंने 29 मार्च को रिटर्न कर दिए थे, तो मैंने तो हटा दिया ना उसको। फिर CD कंपनी, वो डिफरेंस इन द बैलेंस इज़ ड्यू टू सप्लायर स्टेटमेंट शोइंग एन इनवॉइस डेटेड 27 मार्च। एक सप्लायर स्टेटमेंट में 27 मार्च का स्टेटमेंट वो है, इनवॉइस है, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द ईयर एंड, ठीक है। द पेबल क्लर्क हैज़ एडवाइज द ऑडिट टीम दैट द इनवॉइस वॉज नॉट रिसीव्ड, कि इनकी एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट थी, उस कट ऑफ डेट तक इनवॉइस आया नहीं था, तो ऑडिट मैनेजर ने आस्क करा, ठीक है, हैज़ आस्क्ड यू टू रिव्यू द फुल लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल, ठीक है, तो ऑडिट मैनेजर ने बोला टू रिव्यू फुल लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल एंड सिलेक्ट बैलेंसेस ऑन विच सप्लायर स्टेटमेंट रिकन्सिलेशन विल बी परफॉर्म, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द सैम्पल। तो देखो इसको जो हो ऑडिट प्रोसीजर ने क्या बोला कि रिव्यू करो द फुल लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल एंड सिलेक्ट बैलेंसेस, और बैलेंस सिलेक्ट करो ऑन विच, ठीक है, जिसमें से सप्लायर स्टेटमेंट रिकन्सिलेशन हम परफॉर्म करें। तो जब मैं सैम्पल सिलेक्ट कर रहा हूँ पेबल्स का, ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, तो देखो समझो, उसने आपको बोला कि आपको रिव्यू करना है पूरी लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल एंड सिलेक्ट, और बैलेंसेस आप खुद ही सिलेक्ट करो ऑन विच सप्लायर स्टेटमेंट रिकन्सिलेशन विल बी परफॉर्म, जिस स्टेटमेंट पे हम रिकन्सिलिएशन जो है परफॉर्म कर सकें। तो देखो हमको करेक्ट चूज़ करना, मतलब बाकी सब इनकरेक्ट होंगे, ठीक है, जैसे कि ये बोल रहा है कि मटेरियल बैलेंसेस ईयर एंड में इसको एक्सक्लूड करो, ये इनकरेक्ट है। हाई वॉल्यूम, देखो मटेरियल बैलेंस इधर बोल दिया और हाई वैल्यू, ठीक है, मटेरियल बैलेंसेस और एक्सक्लूड सप्लायर विच हैव अ हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। एक तो क्या मटेरियल बैलेंस की क्लोजिंग बैलेंस मटेरियल है, और एक होता है कि बैलेंस भले ही छोटा मोटा है बट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ज़्यादा है, ठीक है, तो वैसे सप्लायर उनको एक्सक्लूड कर दो, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, इंक्लूड मेजर सप्लायर विथ नील बैलेंसेस
कुछ मेजर सप्लायर है पर उनका बैलेंसेस नील है, ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि इंक्लूड करो सप्लायर, ठीक है, इंक्लूड करो सप्लायर वेयर द स्टेटमेंट एग्री टू द लेजर, कि जो स्टेटमेंट है वो लेजर से एग्री होता है, फिर भी इसको इंक्लूड करो। तो ये भी इनकरेक्ट लग रहा है, राइट। करेक्ट का तो नहीं पता पर इनकरेक्ट तो तीनों लग रहे हैं। देखो ये समझने का ये है कि आपने ये बोला कि इंक्लूड करो मेजर सप्लायर जिनका नील बैलेंस है ईयर एंड में, ठीक है। फिर एक होता है इंक्लूड करो सप्लायर। देखो मेजर सप्लायर, इधर भी सप्लायर इंक्लूड करना, इधर भी सप्लायर इंक्लूड करना, पर इधर क्या बोल के रखा है, सप्लायर इंक्लूड करो जिनका स्टेटमेंट लेजर से एग्रीड है। तो भैया जब स्टेटमेंट लेजर से एग्रीड है तो फिर तो हम क्यों इंक्लूड करेंगे, पर इधर ये नहीं बोल के रखा है, ठीक है। इनका बोल के रखा है नील बैलेंसेस है ईयर एंड में, पर ये नहीं बोल के रखा है कि जो लेजर है वो स्टेटमेंट से एग्री करता है कि नहीं करता है। तो इसलिए तो इसको फिर चेक करना रहेगा अपने को। तो देखो एक पॉइंट ये भी समझने का है कि देखो किस पे आप रिकन्सिलेशन परफॉर्म करोगे, उस पर ही आप रिकन्सिलेशन परफॉर्म करोगे ना जिसका अभी मैच नहीं हुआ है। तो आप समझो ना, स्टेटमेंट जो अगर लेजर से एग्री हो रहा है तो आप उसको क्यों लोगे, ठीक है। उसके अलावा तो सबको लोगे, उसके अलावा तो सबको लोगे, ठीक है। तो भले वो मटेरियल बैलेंस है इनको भी लोगे, पर इधर एक्सक्लूड करके रखा है तो ये इनकरेक्ट है। हाई वॉल्यूम बिजनेस है इनको भी लोगे, पर ये एक्सक्लूड करके रखा है तो ये इनकरेक्ट है, राइट। और इनफैक्ट नील बैलेंसेस के को भी लोगे, नील बैलेंस बोला है उन्होंने, ये थोड़ी ना बोला है, उन्होंने ये थोड़ी ना बोला है कि जो है ये एग्री करता है, नील बैलेंस है। एक बार चेक तो कर लो कि स्टेटमेंट में भी नील बैलेंस है क्या, समझ रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर एमसीक्यू के आंसर हमेशा आपके सही है, पर हाँ जो चीज़ सही है कम से कम आपके एक रीजनेबल आपके पास एक कंटेंशन होना चाहिए कि कल को कोई पूछे तो आप बता सको, राइट। चलो अगला क्वेश्चन है ऐसे 505 का, ठीक है। आप भी आ जाओ इस पेज पे, राइट। मैं भी 505 ओपन कर लेता हूँ। सो एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे 505 पे है ये क्वेश्चन, राइट। देखो द ऑडिट टीम हैज़ ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट। तो ऑडिट टीम ने जो है ऑब्टेन करा है फॉलोइंग रिजल्ट फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल। इन्होंने जो है ट्रेड रिसीवेबल से कुछ रिजल्ट ऑब्टेन करे हैं, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड। कि कुछ कस्टमर से, जैसे मान लो कि 5 कस्टमर है जिनसे पैसे लेना बचे हुए, ये पर्टिकुलर पैसे लेने हैं और कस्टमर ने इतना कन्फर्म किया है। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस के बारे में इन्होंने कमेंट कर दिया, राइट। अब देखो, और इनफैक्ट एक के लिए तो रिप्लाई भी नहीं आया, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द रिजल्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन इज़ ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो पहले तो ये बोल रहे हैं कि कोई भी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होगा नहीं, तो ये तो गलती हो गया, होगा, ठीक है। अब दूसरा, डिफरेंस इन रिलेशन टू एन कंपनी, जो एन कंपनी का है, जहाँ पे जैसे इन्वॉइस रेस करके रखा होता है। जैसे मान लो कि अपन ने इन्वॉइस रेस कर दिया, सामने वाले को प्रोडक्ट लेट मिला तो अपन ने बढ़ा दिया। तो डिफरेंस इन रिलेशन टू एन कंपनी जो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइमिंग डिफरेंस एंड शुड बी एग्रीड टू अ प्री ईयर एंड इन्वॉइस। तो ये तो एक टाइमिंग डिफरेंस है, माना, ठीक है ना, माना टाइमिंग डिफरेंस है एंड शुड बी एग्रीड टू अ प्री ईयर एंड इन्वॉइस, ठीक है। तो आपको एग्री हो जाना चाहिए, चलो ठीक है। द डिफरेंस इन रिलेशन टू ओ कंपनी, जहाँ पे पेमेंट सामने वाले ने 30 मार्च को करा, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो कम दिखा रहा है, पर आपको रिसीव हुआ तो ठीक है, उस चलो ठीक है, आपको लेट रिसीव हुआ। तो डिफरेंस इन रिलेशन टू ओ कंपनी रिप्रेजेंट टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि शुड बी एग्रीड टू प्री ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट। तो आपको जो है प्री ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट पे एग्री हो जाना चाहिए। तो एक मिनट, प्री ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। प्री ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी आती है। तो प्री ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट पे मैं कैसे एग्री कर लूँगा। चलो मैं 28 मार्च के इन्वॉइस पे मैं एग्री कर गया, चलो ठीक है, पर 30 मार्च के बैंक स्टेटमेंट पे मैं कैसे रिलाई कर लूँ, राइट। फिर ये है कि ड्यू टू नॉन रिप्लाई, ठीक है, रिप्लाई नहीं आया, द बैलेंस ऑफ आर कंपनी कैन नॉट बी वेरीफाई, हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे एंड द डिफरेंट कस्टमर बैलेंस शुड बी सिलेक्ट। तो ऐसे केस में आप वेरीफाई तो कर नहीं पा रहे हो तो दूसरा सिलेक्ट करो। तो ये जो बोल रहा है ये बेवकूफ़ी है। प्री ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट पे भी हम एग्री नहीं कर सकते। तो ये बोल रहा है कि जो टाइमिंग डिफरेंस है और आपको प्री ईयर एंड इन्वॉइस पे आप एग्री हो जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर बी आंसर था और इसका कंटेंशन था। अब देखो ये जैसे ऐसे 510 का क्वेश्चन है कि जो एसकेजी प्राइवेट लिमिटेड है वो इंगेज है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। एक मिनट, ये तो करा हुआ है कि टर्नओवर जो है 600 करोड़ है, प्रॉफिट 40 करोड़ है, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर रोटेट हुआ है, उसने क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन मांगी है। मतलब वही ऐसे 510 560 वाला क्वेश्चन है जो भी अपन ने करा था और जिसका आंसर ये होगा सी, राइट, यही सी आंसर था इसका।
कि जो है वो ओपनिंग बैलेंस के रिस्पेक्ट में वो बाद के इवेंट के रिस्पेक्ट में मांग सकता है। देखो मैं अभी रैंडम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा कोई कट टू कट 1 बाय 1 नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, रैंडम मुझे क्वेश्चन दिख रहे हैं ऐसे के मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है, फिर बीच में कुछ मिलते जाएंगे। तो पहले हम एसेस के सारे करेंगे, ठीक है, राइट। तो इसलिए मैं पर्टिकुलर इसका टाइटल भी एसेस के MCQs करते हुए मैं टाइटल रख दूंगा कि MCQs ऐसे MCQs है, राइट। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि राम एंड श्याम कंपनी बन सके। राम एंड श्याम कंपनी LLP एक ओल्ड फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसमें राम और श्याम ऑडिट पार्टनर है, राइट। द फर्म हैज़ अ वेरियस स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट, ठीक है, दोनों ऑडिट असाइनमेंट है, विच आर लुक्ड आफ्टर बाय राम एंड श्याम। इन द प्रीवियस ईयर 31 मार्च वन ऑफ द ऑडिट इंगेजमेंट ऑफ द फर्म, तो एक इंगेजमेंट को पिक करा गया पीयर रिव्यू के लिए एंड पीयर रिव्यू ने कुछ ऑब्जर्वेशन रेज करे रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन। सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑडिट वर मिसिंग, कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ऑडिट के रिगार्डिंग, क्योंकि आपने ऑडिट किया था ना तो आपने डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मिसिंग थी आपकी ऑडिट फाइल में से, ठीक है। तो राम एंड श्याम आर इन प्रोसेस, ये दोनों जो है आर इन प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिश अ रॉबस्ट मैकेनिज्म फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो एक वो रॉबस्ट मैकेनिज्म बना रहे हैं कि यार ये क्या दिक्कत हो रही है यार, फाइल अवेलेबल नहीं है, तो एक रॉबस्ट मैकेनिज्म बना रहे हैं ताकि लोगों को अवेलेबल हो फ्यूचर ईयर्स में। तो उनको अंडरस्टैंड करना है कि ऐसे के मुताबिक कितने साल तक हमको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। तो एक बार ये देख लो कि आपके नोट्स में मेंटेन है कि नहीं, बता है कि क्योंकि आपको 7 साल तक मेंटेन करने रहते हैं। और यही लिखा हुआ है, देखो ऐसे 230 मार्क देखो, तो ऑडिट का वर्किंग पेपर है, शुड बी रिटेन। और कब से रिटेन करना है, फाइनेंशियल एंड से नहीं, ऑडिट रिपोर्ट की डेट से, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट की डेट से 7 ईयर्स। वर्किंग पेपर जो आपने कुछ प्रिपेयर करके रखा होगा, आपने जो कलेक्ट करके रखा है, शुड बी रिटेन एटलीस्ट 7 ईयर फ्रॉम द रिपोर्ट डेट, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट। जैसे कि कुछ ऐसे बेस्ड MCQ और थे, जैसे कि पर्टिकुलर ऐसे 520 का क्वेश्चन है। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एसेस के वीडियो जो भी अभी तक करंटली चैनल पे अपलोड हुए हैं, उस ऐसे के रिस्पेक्ट में मैं आपको MCQ करवा रहा हूँ ताकि कुछ एक नया चीज़ आपको नहीं लगे, क्योंकि ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, राइट। तो जैसे कि ZOV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो माइनिंग में बिजनेस इन्वॉल्व है, टर्नओवर 4000 करोड़ है, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कुछ ऑब्जर्वेशन मिले, ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट करे। फिर इसने ये बोला था, ये क्वेश्चन पूरा रिपीट है कि इसने ये बोला कि एनालिटिकल प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इंगेजमेंट टीम बोलती कि उन्होंने सब्सटेंटिव टेस्टिंग प्रोसीजर कर दिया था एंड जो है नो नीड टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर, तो ये गलत है। एनालिटिकल प्रोसीजर तो परफॉर्म करनी क्योंकि कोलैबोरेटिव कंक्लूजन्स मिलते हैं, और ये आंसर इसका सी था। तो ये काटो, ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। यही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो BDJ प्राइवेट लिमिटेड है और कंपनी ऑपरेशन जो है सिग्निफिकेंटली ग्रो हो रहा है, कानपुर में एक ऑफिस है और एक कानपुर के बाहर है, ये अपन ने देखा था कि टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, राइट। और कुछ वेरियस डिटेल्स ऑफ सेल है, ठीक है, एक वेरियस डिटेल्स ऑफ सेल्स और एक्सपेंसेस में उनको एक जो भी है वेरिएशन अच्छा खासा दिखा, ठीक है। फिर जो है कुछ बैलेंसेस है ट्रेड रिसीवेबल के रिस्पेक्ट में, उसमें भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है। तो ऐसे केस में जो है इसने अपना सैम्पल साइज़ बढ़ाया। तो क्या सैम्पल साइज़ बढ़ा सकते हैं? तो हाँ, सैम्पल साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे ये बोला गया था कि जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑडिट टीम 1 सेकेंड सैम्पल साइज़, हाँ, जो है 500, हाँ, जो सैम्पल सिलेक्शन जो है ऐसे 530 के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है एंड दैट इज़ ऑन दी असेसमेंट ऑफ ऑडिट टीम, कि ऑडिट टीम के असेसमेंट के ऊपर सैम्पल साइज सिलेक्ट होता है, राइट। वो ईयर ऑन ईयर चेंज हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा कुछ वाव नहीं है, ये रिपीट हुआ है, राइट। एक और क्वेश्चन जो SKJ प्राइवेट लिमिटेड है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, कुछ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट थे, ठीक है, वही है कि 600 करोड़ और 40 करोड़ का जो है टर्नओवर और प्रॉफिट है। और इन्फॉर्मेशन, अरे वही 510 और 560 वाला क्वेश्चन है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी, जबकि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी ओपनिंग बैलेंस के रिस्पेक्ट में भी एंड जो है सब्सिक्वेंट इवेंट के रिस्पेक्ट में भी। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि एक देख एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, तो वो एटीट्यूड वाला जो वर्ड है पर्टिकुलर, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में आता है, तो ये तो नहीं आएगा। और प्रोफेशनल जजमेंट अगर आपने ऐसे 200 पढ़ा होगा तो आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन भी याद होगी कि ये एक एप्लीकेशन है ऑफ रेलेवेंट ट्रेनिंग एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देखो आपने ट्रेनिंग, आपके पास नॉलेज है, आपकी ट्रेनिंग हुई और टाइम बाय टाइम जो है आपका एक्सपीरियंस हुआ, तो ये KTE बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ KTE, ठीक है। और KTE का एप्लीकेशन किधर, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, भैया हर जगह थोड़े ना। KTE का एप्लीकेशन जो है कॉन्टेक्स्ट में, विद इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड। तो एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया है स्टैंडर्ड द्वारा
एंड उसके अंदर अपना KT लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि हर जगह लगा रहे हो, वो KT करके कर क्या रहे हो, एक डिसीजन ले रहे हो, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हो। और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, अबाउट द एक्शंस, ठीक है, अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन जो अप्रोप्रिएट है, ठीक है। मतलब कि स्टैंडर्ड्स ने, एथिकल स्टैंडर्ड्स ने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, उस कॉन्टेक्स्ट में अपना KT यूज़ करके डिसीजन लो अबाउट द एक्शंस, अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन जो अप्रोप्रिएट है इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कि इन सर्कमस्टेंसेस में ये अप्रोप्रिएट है एक्शंस। तो वो एक्शंस का सिलेक्शन करना, ठीक है, ये एक जो डिसीजन लेना, राइट, जो एक्शंस जो ऑडिट एंगेजमेंट में अप्रोप्रिएट है, ठीक है, तो वो एक्शन को भी हमको डिसाइड करना पड़ता है। वो डिसाइड करने के लिए हमको KT यूज़ करना है। तो KT से डिसीजन लोगे, डिसीजन क्या लोगे कि एक्शन जो आपको ऑडिट एंगेजमेंट में परफॉर्म करना है। देखो ये पर्टिकुलर डायग्राम पे बना के रखा था कि एक कॉन्टेक्स्ट है जो अकाउंटिंग एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने बना के रखा है, वहाँ पे आप KT अप्लाई करते, वहाँ से जो आप डिसीजन लेते हैं, डिसीजन जो ऑडिट एंगेजमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। फिर देखो देखा जाए तो एक और क्वेश्चन था, 1 सेकेंड, हाँ, ऐसे 402 पे, राइट, ऐसे 402 में क्या बोला है कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड है जो ERP सॉफ्टवेयर यूज़ करता है अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए। एप्लीकेशन इज़ होस्टेड इन क्लाउड एंड इज़ मेंटेन बाय थर्ड पार्टी। तो प्रिया सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, ऐप जो है वो क्लाउड बेस्ड है और थर्ड पार्टी मेंटेन करती है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कॉन्फिडेंट नहीं है अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन द थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने रिक्वेस्ट करा कि मैं ऑडिट एक्सेस करता हूँ टू सच डेटा सेंटर, ठीक है। तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस करी थी, ठीक है, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो इसने एंड रिक्वेस्ट फॉर ऑडिट एक्सेस, ठीक है, तो मेरे को उसका ऑडिट करना है, ठीक है, डेटा सेंटर का। उसकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया और मैनेजमेंट ने इन्फॉर्म करा दैट थर्ड पार्टी तो ISO सर्टिफाइड है एंड ऑडिट ऑन कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज़ रेगुलरली, कि आप क्यों ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट जो है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में तो रेगुलरली कंडक्ट होता ही है, तब ऐसे केस में क्या करें। देखो ISO सर्टिफाइड है तो हमको कोई लेना देना नहीं उसमें, ठीक है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ISO सर्टिफाइड है तो हम ISO की सर्टिफिकेशन की वो कॉपी ले लेंगे और ये बोलेंगे कि अच्छा ऐसा है तो भी चलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ISO सर्टिफाइड है इसका तो ये नहीं कि हम डर जाएंगे, ठीक है। आप फिर जो है अगर ऑडिट कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, रेगुलरली कंडक्ट हो रहा है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आप इंसिस्ट नहीं करोगे कि मेरे को कंडक्ट करना है थर्ड पार्टी का फिर ऑडिट, ठीक है, और ना तो आप सर्टिफिकेट ये सब मांगोगे, आप तो डायरेक्ट जो है उसकी ऑडिट रिपोर्ट लोगे, ठीक है। टेक द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ऑडिट रिपोर्ट। तो देखो हम जो है ऑडिट स्टैंडर्ड स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट के रिस्पेक्ट में अभी तो हमने कुछ MCQ करे हैं, रिमेनिंग MCQ इसी चैप्टर के अभी हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप चिंता मत करना, सारे के सारे कवर हो जाएंगे, राइट। और जो भी चीज़ हम कवर कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।